गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपना यूट्यूब चैनल मैकेनिकल लवर्स में स्वागत है। जैसा कि आज आपका प्रोडक्शन का पार्ट 6 स्टार्ट होने वाला है और वो आपका टॉपिक है मर्चेंट फोर्स सर्कुलर डायग्राम, जिसमें हम देखेंगे एक वर्कपीस जो आपका एक बॉक्स है। ठीक है, एक वर्कपीस आपको हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये आपका चिप का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ये आपका हो गया टूल, जो तो और लंबा कर देते हैं। ये हो गया टूल। ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका है रैक एंगल, सॉरी क्लियरेंस एंगल। ये है आपका क्लियरेंस एंगल। टूल का टिप से अगर परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, कहाँ से? टूल का टिप से परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और टूल का रेक सरफेस पे, ये कौन सरफेस है? ये सरफेस है रेक सरफेस, जैसे आपको हम बता चुके हैं पहले से। ये सरफेस है रेक सरफेस, और टूल का जो नीचे वाला सरफेस होता है उसको बोलते हैं फ्लैट सरफेस। क्या बोलते हैं? फ्लैट सरफेस। ये आपका टूल, ये आपका वर्क पीस। ठीक है, तो टूल का टिप से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं और टूल का रेक सरफेस से ये परपेंडिकुलर लाइन तक, ये कौन सा एंगल होता है? इसे हम अल्फा रैक एंगल बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? अल्फा रैक एंगल बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको हम बता के दिखाते हैं कि मर्चेंट फोर्स सर्कुलर डायग्राम होता क्या है। ये जो मेरा टूल का टिप है, ठीक है, ये इधर एलोंग द वर्कपीस कट रहा होगा। ठीक है, लेंथ के एलोंग, मान लीजिए एल लेंथ है, तो एल लेंथ के एलोंग क्या कर रहा होगा? ये फोर्स ऑफ कट हो रहा होगा। और हम जानते हैं शेयर फोर्स, जो टूल का टिप होता है, ठीक है, टूल का टिप ये है पूरा। देखिए ये आपका टूल है, ठीक है, इस डायरेक्शन में गया है, तो ये हो गया आपका टूल का टिप। तो टूल का टिप के अलोंग कौन सा फोर्स लगता है? वो फोर्स लगता है शेयर फोर्स। कौन सा फोर्स लगता है? शेयर फोर्स। और देखिए ये चिप क्या हो रहा है? चिप का फ्लो किस सरफेस से हो रहा है? तो ये देखिए टूल का रेक सरफेस है, तो टूल जो चिप का फ्लो हो रहा है वो रेक सरफेस से होते हुए गुजर रहा है। ठीक है, तो इधर लगेगा फोर्स ऑफ चिप, और चिप के कारण जिधर फ्लो हो रहा है उसके कारण उसके अपोजिट डायरेक्शन पे कौन सा फोर्स लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इतना समझ गए आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, ठीक है, अब कोई ब्लॉक अगर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन पे फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, और उसके नॉर्मल, एक नॉर्मल फोर्स होता है उसके बीच में, ये तो होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर होता है। और हम अगर एंगल निकालें तो टेन बीटा इजकल टू क्या होता है? टेन बीटा इजकल टू एफ आर अपॉन एन। ठीक है, ये सब आप पढ़े होंगे फ्रिक्शन फोर्स के चैप्टर में। ठीक है, अब चलिए हम आपको डायग्राम बना के दिखाते हैं। ठीक है, बस कुछ कुछ फोर्स का आप याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इस फोर्स में अगर चिप का फ्लो इस डायरेक्शन पे हो रहा है, किस डायरेक्शन पे? टूल के रेक सरफेस के एलोंग। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है अगर ये वो चिप बाहर निकलना चाह रहा है तो इसके कारण एक थ्रस्ट फोर्स भी लगेगा, एफ टी थ्रस्ट फोर्स, जो किसके परपेंडिकुलर होगा? कटिंग फोर्स का। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम बनाते हैं आपके लिए एक मर्चेंट सर्कुलर डायग्राम। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है? एक सर्कल बना लेना है। सबसे पहले एक सर्कल और एक पॉइंट हम कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं ये पॉइंट ले रहे हैं, इस पॉइंट पे हम
टूल को रख देंगे। ठीक है, ये पॉइंट हो गया और ये मान लीजिए हमारा टूल है। क्या है? टूल। ये टूल है और टूल से एक परपेंडिकुलर हम लाइन खींच देते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन कौन सा है? देखिए ये परपेंडिकुलर लाइन जो हम बनाए हैं। और जानते हैं परपेंडिकुलर लाइन टूल का जो रेक सरफेस और परपेंडिकुलर लाइन के बीच में कौन सा एंगल लगता है? अल्फा लगता है। इतना। चलिए अब बात करते हैं कटिंग फोर्स जो एफसी है एलोंग लेंथ के एलोंग लगता है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एलोंग लेंथ। ठीक है, तो इधर कौन सा फोर्स लग रहा है? एफसी फोर्स लग रहा है। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि एफसी और एफटी जो थ्रस्ट फोर्स है वो दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये मान लिए ये हो गया एफटी जो एक थ्रस्ट फोर्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं शेयर फोर्स के। तो शेयर फोर्स, ये देखिए शेयर फोर्स किस एलोंग लगता है? टूल के टिप के एलोंग लगता है शेयर फोर्स। ठीक है, और कितना एंगल बनाता है? ये एंगल बनाता है फाई। किससे? कटिंग फोर्स से जो शेयर फोर्स है फाई एंगल बनाता है। तो चलिए हम एक फाई एंगल टूल की टिप से एक शेयर फोर्स बना लेते हैं जो एक फाई एंगल बना के देता है। किससे? कटिंग फोर्स से। ठीक है, और कटिंग फोर्स से एक Fn2 हम नॉर्मल रिएक्शन मान लेते हैं परपेंडिकुलर। क्या? Fn2। ठीक है, N1 क्या है वो आपको ही बता देते हैं। अब देखिए जो चिप का फ्लो किधर से हो रहा है? रेक सरफेस के जस्ट उसके अपर सरफेस से फ्लो हो रहा है। तो अपर सरफेस से फ्लो होने के कारण एक फ्रिक्शन फोर्स, देखिए एक फ्रिक्शन फोर्स जस्ट उसके अलोंग में लग रहा है बैक डायरेक्शन पे। आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स जैसे अपोजिट डायरेक्शन पे लगता है। तो मान लेते हैं कि चिप का फ्लो इस डायरेक्शन पे हो रहा है, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन पे लगेगा। ठीक है, ये हो गया मेरा फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स और एन के बीच में कितना होता है? परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंड नॉर्मल फोर्स जिसको हम Fn भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए टूल के जो रेक फेस है उसके और ये परपेंडिकुलर लाइन के बीच में अल्फा रेक एंगल है। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा ये एंगल का। कैसे? वर्टिकल अपोजिट एंगल के द्वारा। ठीक है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट एंगल के द्वारा। ठीक है, और हम जानते हैं इसके बीच में ये कितना है? 90 है। तो ये अल्फा, तो ये एंगल में कितना हो गया? ये एंगल हो गया 90 माइनस अल्फा। ठीक है, देखिए सबका एक क्या होता है? रिजल्टेंट होता है। तो इसका एक रिजल्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो हम एक रिजल्टेंट ले लिए। समझ रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं Fn2 परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स और एन के बीच में कितना फ्रिक्शन फोर्स कहाँ है? ये और एन के बीच में कितना एंगल ले लेते हैं? ये एंगल ले लिए बीटा। जैसे आप ये आपको अगर डायग्राम अगर फ्रिक्शन फोर्स का याद होगा तो ये हो गया, जैसे मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स F, नहीं मान लीजिए नॉर्मल ये फ्रिक्शन, तो इसके बीच में ये तो 90 डिग्री होता है लेकिन एक एंगल ही बनाता है बीटा का। ठीक है, तभी तो हम टेन बीटा क्या होता है? सॉरी, टेन बीटा इक्वल टू होता है टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है? P/B। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है? ठीक है, F/R/N।
परपेंडिकुलर फ्रिक्शन होता है, ठीक है। एफ आर अपॉन एन, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या था, क्या आएगा, टेन इनवर्स एफ आर अपॉन एन, ठीक है। तो हमको समझना होगा कि इसके बीच में कितना एंगल होता है, फ्रिक्शन, ये होता है बीटा। अगर ये 90 है, ये बीटा है, ठीक है, तो आप बताइए ये कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस बीटा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस बीटा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं किसका, एन और आर के बीच में रिजल्टेंट बीटा था, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अल्फा क्या है, अल्फा है, अल्फा को हम दिए हैं रेक एंगल, इतना सारा वैल्यू लिखा हुआ है, कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है ना, अगर बोलिएगा तो फिर से डिस्क्राइब कर देंगे किसी के बीच में कौन कौन सा एंगल होता है। ये बनाने के लिए हमेशा आप ये याद रखिएगा तो आसानी होगा समझने के लिए, ठीक है। अल्फा हो गया रेक एंगल, फाई हो गया शेयर एंगल, और बीटा आपका होता है फ्रिक्शन एंगल। बीटा हो गया आपका फ्रिक्शन एंगल, ठीक है, बीटा हो गया आपका फ्रिक्शन एंगल। देखिए ये इंपॉर्टेंट इसलिए कि हर बार एग्जाम में इसी से क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन किस तरह रिलेट करके पूछता है वो अब आपको हम बताते हैं, ठीक है, मतलब क्वेश्चन किस तरह रिलेट करेगा। जैसे मान लीजिए आपको एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा, ठीक है, आपको क्या एग्जाम में पूछ देगा मान लीजिए कि इफ रेक एंगल, ये आया हुआ क्वेश्चन भी है इसीलिए इंपॉर्टेंट, इफ रेक एंगल अल्फा इक्वल टू 0, अगर रेक एंगल अल्फा 0 है तो क्या क्या कंडीशन होगा। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये डायग्राम याद रखिएगा, ये डायग्राम हम जो बनाए हैं ये याद रखिएगा, और बाकी हम आपको फिर से रेक एंगल जब 0 है तब बना के दिखाते हैं। तो सिंपल आप क्या कीजिएगा, एक सिंपल एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसा करते आए थे। कोई एक पॉइंट ले लिए, इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। अब हमको क्या करना है, अल्फा 0 रेक एंगल 0 करना है, तो मैं टूल कहाँ होगा बस इतना जान लीजिए। आपको हम बताए होंगे ये क्या था, सैंक, ये मेरा टूल का टिप था। अगर इधर जाएंगे तो नेगेटिव रेक एंगल, इधर गए तो पॉजिटिव रेक एंगल, ये सारा कुछ आपको हम बता चुके हैं। अभी है अल्फा 0 है, ठीक है। तो अल्फा 0 में क्या होता है, मेरा टूल यहाँ आ जाएगा, मेरा टूल कुछ इस पोजीशन पे आ जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो मेरा टूल कुछ इधर आ जाता। पॉजिटिव केस में भी आपको हम डिफाइन कर चुके हैं पॉजिटिव केस में क्या होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया अल्फा 0 का। बस जैसा बनाते हैं, कटिंग टूल, जो मेरा कटिंग टूल है उसको फीड एफसी होगा, कटिंग फोर्स, और कटिंग फोर्स के जस्ट परपेंडिकुलर मेरा होता है एफ टी, एफ थ्रस्ट फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। टूल का चिप अगर इधर से निकलेगा, ठीक है, टूल का चिप मेरा उस वर्कपीस का चिप मेरा यहाँ से निकलेगा, और जस्ट इसके सीधा में अपोजिट डायरेक्शन में मेरा क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा एफ आर, और उस फ्रिक्शन फोर्स से परपेंडिकुलर मेरा क्या लगेगा, नॉर्मल। बस इतना ही करना था। अब बात करते हैं, ये हो गया मेरा रिजल्टेंट, यहाँ से था मेरा बीटा। देखिए सब आपको प्रोसेस अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी होता है किसी चीज़ को भी समझने के लिए। ये बीटा आपको पता है कि 10 बीटा इक्वल टू एफ आर अपॉन एन होता है। तो ये कंडीशन आप देख सकते हैं कि ये कैसा किस तरह का फॉर्मेशन हो रहा है, एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी 90, ये भी 90, ठीक है, ये भी 90, ये भी 90,
तो कैसा फॉर्मेशन हो रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन हो रहा है, रेक्टेंगुलर फॉर्मेशन। एक रेक्टेंगुलर का फॉर्मेशन हो रहा है कब, जब अल्फा को हम जीरो लिए, रेक्ट एंगल को जब जीरो ले रहे हैं तो एक रेक्टेंगुलर का मेरा फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, आप देखिए इस कंडीशन में क्या हो गया कि मेरा जो एफ सी है कटिंग फोर्स हो गया नॉर्मल के इक्वल और एफ टी हो गया एफ आर के इक्वल। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करेगा, एफ सी का वैल्यू पूछा रहेगा और एन पूछ देगा, एफ टी का वैल्यू दिया रहेगा, एफ आर पूछ देगा और खाली कंडीशन लिख देगा अल्फा जीरो। बस आपको फिर डायरेक्ट निकालना होगा। ठीक है, और मान लीजिए कि इसी कंडीशन में, ठीक है, तीसरा कंडीशन मान लीजिए, तीसरा कंडीशन में ही ले लेते हैं, ये था मेरा दूसरा, और लिख दे इस जगह इफ म्यू इक्वल टू जीरो, म्यू इक्वल टू लिख दे 1 या 0। अगर मान लीजिए 1 लिख दिया तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, एफ आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन। ये फॉर्मूला तो पढ़े हैं, फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन। ये क्या है मेरा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, ये जानते हैं ना, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ आर इक्वल टू हो गया म्यू एन, म्यू का वैल्यू अगर 1 हो गया, अगर म्यू का वैल्यू में 1 है तो एफ आर इक्वल टू 1 इंटू एन, तो एफ आर इक्वल हो गया नॉर्मल का। इसका मतलब मेरा जो एफ आर है, एफ आर मतलब फ्रिक्शन फोर्स किसका इक्वल हो गया, नॉर्मल का। तो इसका मतलब मेरा एफ आर इक्वल है नॉर्मल का, और नॉर्मल इक्वल था एफ सी का। ठीक है, और एफ आर इक्वल एफ टी का, तो क्या कियाचिक फॉर्मेशन हो गया। आप देख रहे होंगे जब म्यू इक्वल टू 1 है और जब एफ आर इक्वल हो गया नॉर्मल का, एफ आर इक्वल हो गया नॉर्मल का, और नॉर्मल इक्वल है एफ सी का, और एफ आर इक्वल किसका है, एफ टी का भी है। तो ये किसका फॉर्मेशन हो गया, एक स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब दिख रहा है स्क्वायर फॉर्मेशन। एग्जाम इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ 2 कंडीशन दे देगा, एक कंडीशन देगा अल्फा 0, ठीक है, और म्यू इक्वल टू 1 दे देगा, और एफ सी का वैल्यू दे दिया है। फिर आपसे एन ही पूछ सकता है, एफ आर ही पूछ सकता है, एफ टी पूछ सकता है। स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड आर इक्वल। ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल। आई होप आपको मर्चेंट फोर्स सर्कुलर डायग्राम अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा ना। अब क्या होता है, इस केस से हम कुछ एजम्पशन लेते हैं, मान के चलते हैं, क्या मान के चलते हैं कि जो मेरा वर्क मटेरियल है, मेरा वर्क मटेरियल क्या होगा, आइडियली प्लास्टिक होगा। वर्क मटेरियल बिहेव लाइक आइडियल प्लास्टिक। आप पूछिएगा कि सर आइडियल प्लास्टिक का क्या मतलब है। आइडियल प्लास्टिक का मतलब है कि जब आप स्ट्रेस स्ट्रेन का डायग्राम बनाते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन का, तो आइडियल प्लास्टिक का मतलब उसे आप जितना खींचिए, जितना फोर्स लाएंगे उतना इलोंगेशन हो, जितना फोर्स लाएंगे उतना इलोंगेशन हो, एकदम लास्ट तक। ये होता है आइडियल प्लास्टिक का कंडीशन। दूसरा अगर हम बात करें तो किस पे बेस होता है, सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी बेस होता है। इट बेस्ड ऑन सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी। सिंगल शेयर प्लेन थ्योरी पे बेस होता है। ठीक है, एक फार्मूला है जो आपको डेरिवेशन में, एक जो आपको हम डेरिवेशन बताए थे, आपको याद होगा, कटिंग चिप थिकनेस रेशियो, चिप थिकनेस रेशियो। इसका एक लेक्चर हम सिर्फ चिप थिकनेस रेशियो पे बताए हैं, आप जाके देख लीजिएगा। जो R इक्वल टू क्या था, T अपॉन टी सी इक्वल था LC अपॉन L इक्वल था VC अपॉन V का लगभग ये सब इक्वल था। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम आपको एक और फॉर्मूला बताए थे कि 10 फाई, ये डेरिवेशन हम करके आपको दिखा चुके थे, 10 फाई इक्वल टू R cos अल्फा
अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा। ये भी डेरिवेशन आपको हम बता चुके हैं, ठीक है, कि टेन फाई इक्वल टू आर कोस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस आर साइन अल्फ़ा होता है। ये कौन सा थ्योरम से आया था? साइन रूल से हम लोग अप्लाई किए थे साइन रूल से। आप जाके देख सकते हैं ये लेक्चर, ठीक है। इसमें एक और फॉर्मूला को डेरिवेशन कीजिएगा तो उसका डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा डायरेक्ट इसी पर क्वेश्चन आता है। फाई इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फ़ा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप रट ही लीजिए। अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में आप बात कर रहे हैं तो ये शेयर एंगल बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अल्फा रेक एंगल, बीटा क्या हो गया? फ्रिक्शन एंगल। ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, ठीक है, तो हमेशा आप याद रखिएगा। थोड़ा सा एक और आप शेयर एंगल का हम हल्का सा बेसिक डिफाइन देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है इसीलिए। ये देखिए, आपको हम बताए थे कि ये मेरा क्या था? टूल। तो हमेशा जानते हैं टूल का जो परपेंडिकुलर लाइन होता है उससे और टूल का रेक सरफेस पे जो एंगल होता है वो कौन सा होता है? अल्फा होता है। और मेरा ये था मेरा वर्क पीस, ठीक है, कुछ इस टाइप का मेरा वर्क पीस था। ये क्या हो गया? वर्क पीस। इसके बीच में कितना एंगल होता था? ये था क्लियरेंस एंगल। इसे बारह बता रहे कि आपको याद हो जाए, कंठस्थ हो जाए। ये हो गया रेक एंगल, ठीक है। तो ये मान लीजिए मेरा टूल, तो टूल के टिप के एलोंग, ठीक है, टूल के टिप के एलोंग और कटिंग फोर्स, याद रखिए FC कटिंग फोर्स, और टूल के टिप के एलोंग मेरा कौन सा फोर्स लगता था? शेयर फोर्स। उसके बीच का एंगल को हम शेयर एंगल बोलते थे, फाई, ठीक है। चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। इंपॉर्टेंट मर्चेंट फोर्स सर्कुलर डायग्राम से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूलें मैकेनिकल लवर्स को।